नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के जुहू स्थित केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर के बिल्कुल बाहर हूं। सीएम उद्धव ठाकरे पर थप्पड़ मारने जैसे आपत्तिजनक बयान के बाद जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता इस इलाके में जुहू में आपस में भिड़े थे, उस बीच पथराव और लाठीचार्ज की तस्वीरें आपने देखी किस तरह से सामने आई थी। और उसके बाद यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज सुबह से ही आधी रात में जमानत मिलने के बाद नारायण राणे सुबह आज यहाँ पर पहुंचे हैं और तब से ही बीजेपी नेताओं का अंदर आने और उनसे मिलने का जो सिलसिला है वो बरकरार है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट से नारायण राणे को 17 सितंबर तक के लिए राहत मिली हुई है और आज जब वो यहाँ पर अपने घर पर मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि वो 17 सितंबर तक कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया और ये भी कह दिया कि उद्धव ठाकरे सरकार बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। महाड़ की अदालत से जमानत पर छूटने के बाद मुंबई में अपने घर पर पहली बार मीडिया के सामने आए नारायण राणे खुश दिखे और मीडिया के ढेर सारे बुम देखकर मजाकिया लहजे में पूछा, होलसेल है क्या? अरे क्या होलसेल है क्या? राणे अपने साथ एक हाथ से लिखा नोट लाए थे जिसे पढ़कर उन्होंने बताया कि महाड़ कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का फैसला उनके पक्ष में आया है, लेकिन इसके बाद वो सब बोले जो बोलना चाहते थे। हालांकि इस बार भाषा सभ्य थी। नारायण राणे ने कहा कि मुझे मेरे भारत देश पर अभिमान है, लेकिन जब वीडियो में भारत के स्वातंत्र्य की जानकारी नहीं होने की बात मैंने देखी तो मुझे खराब लगा और मैंने बोल दिया, माझा भारत देशावर मला अभिमान है। मुझे भारत देश पर अभिमान है। भारत देश की स्वतंत्रता जिसको मालूम नहीं और वो मजाक करे, इसलिए मेरे मुंह से ये शब्द निकले आणि म्हणून माझ्या तोंडून ते वाक्य आले। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के योगी आदित्यनाथ को चप्पल से मारने के बयान से लेकर शिवसेना भवन की तरफ उंगली उठाने वालों के मुंह तोड़ने और अमित शाह के लिए अपमानजनक शब्दों की याद दिलाई और पूछा उन पर कोई केस क्यों नहीं हुआ। नारायण राणे ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मैं सवाल उठाता रहूंगा, लेकिन महाराष्ट्र को पश्चिम बंगाल नहीं बनने दूंगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के मार्फत वातावरण यहाँ बनने नहीं देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस बयान पर कि नारायण राणे को सोच समझकर शब्दों का चयन करना चाहिए, ये पूछने पर पहले तो नारायण राणे ने अदालत से कहीं उन्हें गलत नहीं ठहराने की बात कही, फिर संभलते हुए कहा कि फडणवीस जी वरिष्ठ हैं, उनका मार्गदर्शन लेते रहेंगे। नहीं, माझे का शब्द बरोबर है। नहीं, मेरा शब्द सही है। कोर्ट के ऑर्डर मैंने आपको पढ़ के बताया, इसमें कुछ गलत नहीं बताया है। हाँ, अगर देवेंद्र फडणवीस मेरा मार्गदर्शन करे तो मुझे स्वीकार होगा। नासिक पुलिस ने नारायण राणे को नोटिस देकर 2 सितंबर को बुलाया है। नासिक पुलिस का कहना है कि नारायण राणे ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए अब उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। लेकिन नारायण राणे का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है, सिर्फ नोटिस रिसीव की है। राणे ने यह भी साफ किया कि उनकी जन आशीर्वाद यात्रा जारी रहेगी और वो जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। मतलब साफ है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई और जिलों के नाम भी बदले जा सकते हैं। अलीगढ़, फिरोजाबाद और मैनपुरी के नाम बदलने के बाद अब मिर्जापुर और उन्नाव के मियागंज ब्लॉक के नाम बदलने की भी मांग उठ रही है। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्याचल नाम की जगह पे मशहूर विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है, इसलिए योगी सरकार के मंत्री चाहते हैं कि पूरे जिले का नाम ही देवी के नाम पे विंध्य धाम रख दिया जाए। हम भी चाहते हैं कि मिर्जापुर का नाम बदल करके विंध्य धाम कर दिया जाए और यह बहुत ही अति जरूरी है। और जनता की भावनाओं के साथ मैं आवाज उठा रहा हूँ कि जनता भी देखने चाह रही है। जिले तो जिले, उन्नाव में तो ब्लॉक स्तर पे भी एक खास तरह के नाम हटाने की मांग बीजेपी से जुड़े लोग कर रहे हैं। यहाँ भी मियागंज ब्लॉक का नाम मायागंज करने का प्रस्ताव डीएम ने शासन को भेजा है। ग्राम पंचायत मियागंज द्वारा ग्राम पंचायत मियागंज का नाम बदलकर मायागंज किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ है।
उक्त प्रस्ताव शासन को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया। अलीगढ़ का नाम बदलने का भी प्रस्ताव वहां की जिला पंचायत ने किया है। अलीगढ़ का नाम पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली के नाम पे है। सरकार के उस प्रस्ताव को मानने के बाद अलीगढ़ हरिगढ़ हो जाएगा। एमयू में एलएलबी की छात्रा सुमैया खान कहती हैं कि कोविड की दूसरी लहर में अलीगढ़ ने बहुत मुसीबत उठाई है। काश नाम बदलने के बजाय कुछ काम किया जाता। मैं कंडेम करती हूँ ये जो प्रपोजल है जिला पंचायत का, और ये सिर्फ पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि 2022 का इलेक्शन आ रहा है और अब इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, वोट्स इनको चाहिए, तो इनको सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक, एक टैक्टिक है, वो ये प्ले कर रहे हैं। फिरोजाबाद अपने कांच उद्योग और चूड़ियों की वजह से मशहूर है। फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव भी यहाँ की पंचायत ने पास किया है। मैं इस जिले को विकास की तरफ बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। आप जिले का नाम चंद्रनगर रखिए, रामनगर रखिए, फिरोजाबाद से कुछ भी हटा के, एक तो लाखों करोड़ों की स्टडी बर्बाद होगी। और हम युवा हैं, हम बर्बादी की तरफ नहीं, हम आबादी की तरफ जाना चाहते हैं। यूपी चुनाव से पहले ऐसे बहुत सारे नाम बदलने के प्रस्ताव आ सकते हैं या नाम बदले जा सकते हैं। सियासत के जानकार कहते हैं कि इसका मकसद एक बड़ी कम्युनिटी को विजयी होने का एहसास दिलाना हो सकता है। मिर्जापुर में इंद्रेश, उन्नाव में गौरव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अफगानिस्तान से भारत आए अफगानी शरणार्थियों को दिल्ली में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। आज सुबह सुबह खबर आई थी कि जो 78 लोग अफगानिस्तान से आए हैं उनमें 16 लोग कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन शाम होते होते आईटीबीपी ने इस खबर का खंडन कर दिया। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें मंगलवार देर रात की हैं, जहां अफगानिस्तान से आए सभी शरणार्थियों को बस में बैठाकर एयरपोर्ट से क्वारंटीन सेंटर ले जाया जा रहा है। अफगानिस्तान से आने वाले 24 भारतीय नागरिक और 54 अफगानी नागरिक हैं, जिनमें अफगान सिख और हिंदू भी शामिल हैं। सभी का पहले आईजीआई एयरपोर्ट में कोविड का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया। 78 व्यक्ति आए थे, इंक्लूडिंग बच्चे, जिनको आरटीपीसीआर टेस्ट करवा के और रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उनको इवैक्यूएट किया गया और क्वारंटाइन पीरियड में भेजा गया, जो 14 दिनों का है। आईटीबीपी का कैंप है छावला में, वहाँ उनको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया। और कल से जो फ्लाइट आएंगी उनको टेस्टिंग की भी सुविधा वहीं पे कराई गई है, या एयरपोर्ट में कराने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ पे करा के वहाँ पे 14 दिन का क्वारंटाइन करेंगे। फिर बुधवार सुबह खबर आई कि अफगानिस्तान से 78 लोगों में 16 कोविड संक्रमित हैं और इन 16 में से वो 3 ग्रंथी भी शामिल हैं, जिनसे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी मिले थे। लेकिन बुधवार शाम आईटीबीपी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सभी 78 लोग कोविड नेगेटिव हैं। 23 तारीख को आदेश निकाला गया है कि अफगानिस्तान से अब जो भी आएगा इवैक्यूएट करके जिसको लाया जाएगा, उन सबको जरूरी तौर पर मैंडेटरी क्वारंटीन में रहना होगा, कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो करने होंगे। 14 दिन ये लोग क्वारंटीन में रहेंगे और उसके बाद 14 दिन बाद इनका कोविड टेस्ट फिर से होगा और उसके बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इनको अपने घर जाने दिया जाएगा। इसके अलावा आपको यही बता दें कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहीं से भी आप विदेश से भारत आते हैं तो आप 24 घंटे की कोविड नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर के आते हैं, लेकिन अफगानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं मौजूदा सिचुएशन में कोविड नेगेटिव या कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट कराना नामुमकिन है। सवाल ये उठ रहे हैं कि मंगलवार से पहले अफगानिस्तान से आए लोगों को क्यों क्वारंटीन नहीं किया गया। कईयों के तो कोविड टेस्ट भी नहीं कराए गए हैं। नई दिल्ली से अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स। और महाराष्ट्र में कोरोना के हालात कैसे हैं, अब उसकी बात करते हैं। संक्रमण के आंकड़ों की बात करें तो 4000 से 5000 पर ये मामले अटके हुए हैं। रोजाना मौतें 100 के ऊपर नजर आ रही हैं। अगर औसतन रोजाना मौतें देखें तो 141 मौतें रोजाना महाराष्ट्र में हो रही हैं। मृत्यु दर जुलाई में जो 2% घटकर गई थी वो अब बढ़कर 2.11% पर आई है। 85% जो मौतें हैं वो पुणे, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर जैसे जिलों से सामने आ रही हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र का कहना है कि ज्यादातर मौतें कोविड मरीजों में खून के थक्के जमा होने की वजह से हो रही हैं। देखिए पूरी खबर। महाराष्ट्र से एक दिन में 288 मौतें रिपोर्ट हुई। इनमें से 119 24 घंटे में दर्ज हुई मौतें थी और 169 पहले की।
संक्रमण के आंकड़े तेजी से नीचे आकर रोजाना करीब 4000 पर अटक चुके हैं और कोविड मौतें 100 से ऊपर बनी हुई हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 दिनों में यानी 1 अगस्त से 24 अगस्त तक 3407 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। यानी दूसरी लहर शांत होने के दावों के बावजूद राज्य में रोजाना औसतन 141 लोग कोविड से जान गंवा रहे हैं। राज्य की करीब 85% रोजाना मौतें अहमदनगर, पुणे, सोलापुर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर जिलों से रिपोर्ट हो रही हैं। राज्य की मृत्यु दर जो घटकर 2% तक जुलाई में पहुंची थी, अब बढ़कर 2.11% पर आ चुकी है। महाराष्ट्र में अब भी करीब 50,000 एक्टिव कोविड मरीज हैं। इनमें से करीब 50% एक्टिव पेशेंट अस्पताल में भर्ती हैं। करीब 17% मरीजों की हालत गंभीर है। पुणे सबसे प्रभावित जिलों में शामिल है, जहां रोजाना 800 से 1000 मामले रिपोर्ट हो रहे हैं और हर दिन 25 के करीब मौतें बनी हुई हैं। पुणे कॉरपोरेशन और रूरल एरिया में ये मौतें ज्यादा हो रही है। इसमें अगर देखा जाए तो कोमॉर्बिड कंडीशंस की वजह से हो रही है, लेकिन इससे ज्यादा जो यंग पेशेंट है उनमें भी और जो 50 से ऊपर जिनकी उम्र है ऐसे मरीजों में भी हार्ट में या ब्लड सर्कुलेशन में गुठलियां या थ्रोम्बोसिस होने की वजह से ज्यादा मौतें हो रही है। इसमें 2-3 वजह देखी गई है कि इनमें से 70% मरीजों ने वैक्सीनेशन नहीं किया है। तो वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं किया है उनमें मौत की तादाद ज्यादा है। और दूसरी ये बात है कि जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है और जो कंट्रोल में नहीं रखी उनमें मौतें हो रही है। कोविड मौतों में फिलहाल एक बात सामान्य दिख रही है, मरने वाले अधिकतर मरीजों ने टीका नहीं लिया था। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स की शुरुआत हुई है ताकि दूर दराज के इलाकों तक वैक्सीन पहुंचाई जाए। अब गाड़ियां तो तैयार हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी है। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स। शहर के बाहरी और ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन तेज करने के लिए CII, वॉल्वो और नारायण हेल्थ सिटी की पहल। इसमें 4 वैक्सीनेशन स्टेशन हैं जो वाईफाई से जुड़े हैं ताकि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो करवा पाए। साथ ही साथ वैक्सीन के लिए जरूरी तापमान वाला रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी यहां लगा है। We have started this because we can vaccinate almost 1000 people per day, 800. हम हर रोज 800 से 1000 लोगों को इस बस के जरिए वैक्सीनेट कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर सफल होता है तो संख्या और बढ़ाई जाएगी। Is willing to join hands to extend the helping hand to the country. इसमें दो राय नहीं कि ऐसे उपायों से वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी आएगी, लेकिन दिक्कत वैक्सीन की कमी की है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई रोजाना 5 लाख वैक्सीन लोगों को लगवाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल 2.5 लाख के आसपास टीके ही लग पा रहे हैं। और 6.25 करोड़ की आबादी वाले कर्नाटक में अब तक तकरीबन 90 लाख लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा सकी। पहले लोगों के मन में संदेह था कि वैक्सीन प्रभावी होगा या नहीं होगा, कहीं इसका गलत असर तो नहीं होगा। आज हमें पता चल गया है कि वैक्सीन कोविड-19 से बचाव के लिए नहीं है, बल्कि ये मौत से बचाव का रास्ता है। हमारा मकसद है कि हम गांव में जाएं। हमारे पास डॉक्टर हैं, टेक्नीशियन हैं जो लोगों की मदद करेंगे। We will go to village and vaccinate them. दक्षिण कन्नड़ा, मैसूर, चिकमंगलूर, हासन और कोडगू को छोड़ बाकी जिलों में संक्रमण की रफ्तार 1% से कम यानी 0.65 के आसपास है। वैक्सीन ऑन व्हील्स तैयार है, लेकिन वैक्सीन नहीं है। कुछ इसी तर्ज पर ऑक्सीजन ऑन व्हील्स और ICU ऑन व्हील्स की शुरुआत भी यहां की गई थी, लेकिन कमोबेश ये सब पब्लिसिटी स्टंट बनकर रह गए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। गणेश चतुर्थी नजदीक है और इस बार भी कोरोना की वजह से गणेश मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार परेशान है। कर्नाटक के हुबली में गणपति की मूर्तियां तैयार हैं, लेकिन खरीदार नहीं होने की वजह से मूर्तिकार बेहद परेशान हैं। नए कोविड नियमों से इनके कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। इन लोगों का कहना है कि अब जब कोरोना के मामलों में कमी आ गई है तो सरकार द्वारा कुछ नियमों में ढील बरतनी चाहिए। और केरल में काफी प्राचीन समय से नौका दौड़ का त्योहार मनाया जाता रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से इसे सिर्फ प्रतीकात्मक तौर से मनाया गया।
केरल के अरनमुला में इस बार सिर्फ 3 नावों ने दौड़ के त्योहार में हिस्सा लिया। कोरोना महामारी के चलते इस बार नावों की संख्या केवल 3 रखी गई। काफी समय से चली आ रही ये परंपरा टूटे ना, इसलिए केवल प्रतीकात्मक तौर पर ये त्योहार मनाया गया। केवल 120 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और ये सभी लोग कोरोना के 2 टीके ले चुके थे। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के जुहू स्थित केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।